आयुरारोग्यं सुखसम्पदा द्वेषबुद्धिविनाशाय आत्मज्योति नमोस्तुते आत्मज्योति प्रदीप्ताय ब्रह्मज्योति नमोस्तुते ब्रह्मज्योति प्रदीप्ताय गुरुज्योति नमोस्तुते। पार करिए मां सरस्वती शरण जाए मां सरस्वती शरण जाए भले भगवनियर मिटाए ज्ञान को दीपक जलाए ज्ञान को दीपक भले भगवनियर मिटाए ज्ञान को दीपक जलाए ज्ञान को दीपक मेरी कर झूमे विनती मेरी धरिए लाज मैया मेरी धरिए लाज जान दीजिए मेल करिए मां सरस्वती दैन हजारे दैन हजारे दैन हजारे दैन हजारे मैया दैन हजारे। मातृ प्रणाम। और मेरे साथ कार्य करने वाले सभी शिक्षकगण और प्यारे छात्रों, आज हम लोग नई शिक्षा नीति के ऊपर बात करने के लिए यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। नई शिक्षा नीति के ऊपर बात करने से पहले मैं कुछ बातें करना चाहूंगा आप लोगों के सामने। हमारे देश में सबसे पहले जो शिक्षा नीति बनी थी वो बनी थी 1954 पे। उसके बाद उसमें कुछ बदलाव किए गए और 1958 पे उसमें कुछ बदलाव करने के बाद जो हमारी पहली नेशनल पॉलिसी बनी थी वो बनी थी 1986 पे। इसके बाद हमारा जो पहला संशोधन हुआ था वो आता 1992 पे, जिसके बाद समय के साथ उसमें परिवर्तन होते गए, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट परिवर्तन था एनसीआर 2005। 2005 के बाद हमारी शिक्षा नीति में कोई भी परिवर्तन समय के साथ नहीं हुए, जिसके बाद मोदी सरकार आने के बाद उन्होंने 2020 में नई शिक्षा नीति लागू करने के नियम बनाए, जिसके अंतर्गत हमारी शिक्षा नीति में कुछ परिवर्तन किए गए, जिसके बारे में बहुत सारे अभिभावक नॉर्मली जानते होंगे। बट कुछ इंपॉर्टेंट बातें मैं आप लोगों के सामने रखना चाहता हूं बहुत ही संक्षिप्त में। जैसे कि इससे पहले आप लोग देखते होंगे बच्चा हाई स्कूल और इंटर में बोर्ड की परीक्षा दिया करता था, जिसको हम लोग 10+2 बोला करते थे। इस नीति में क्या होता है, बच्चा छोटी क्लास से लेकर 10th तक कोई भी बोर्ड परीक्षा नहीं देता, जिस कारण उसको एक मेंटल स्ट्रेस का सामना करना पड़ता था हाई स्कूल लेवल पे, जिसके लिए सरकार ने इसको 4 भागों में बांट दिया, जिसमें पहले 5 साल, फिर 3 साल, फिर 3 साल, फिर 4 साल में इसको बांटा गया। शुरू के 5 साल का मतलब है 3 साल बच्चे का रहता है नर्सरी में। उसके बाद क्लास 1 और 2 की बात करते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं सेकंड लेवल पे क्लास 3, 4 और 5 की। जो हमारा क्लास 6 तक का है, यहाँ पे बच्चों को एजुकेशन उसकी मातृभाषा, यानी कि जो बच्चा हिंदी बोलता है उसे हिंदी में, जो कुमाऊनी बोलता है उसे कुमाऊनी में, जो बंगाली बोलता है उसे बंगाली में, और जो उर्दू बोलता है उसे उर्दू में उसकी शिक्षा दी जाए, ताकि बच्चा एजुकेशन के साथ अपना एक संबंध बना सके। जैसे कि एक माता और पुत्र का संबंध होता है क्योंकि उनकी भाषा एक जैसी होती है। जब बच्चा पढ़ाई के लिए अपनी समझ को विकसित कर पाएगा, उसके बाद हम उसको क्लास 6 से, क्या हम बोलते हैं 3 लेवल 6, 7, 8, फिर 9, 10, 11, 12 यहाँ तक 5, 3, 3 और 4 का लेवल। 4 के बाद हम लोग क्या करेंगे, कॉलेज लेवल बच्चा एंटर करता है। कॉलेज लेवल में एंटर करने के बाद बच्चे के सामने प्रॉब्लम्स आती हैं कि वो पढ़ना क्या चाहता है। जैसे कि हम बात करते हैं 3 स्ट्रीम की, जिसमें आर्ट्स स्ट्रीम आती है, साइंस स्ट्रीम आती है और कॉमर्स आती है। जैसे कि मैं खुद की बात करूं तो मैं हूं साइंस स्ट्रीम से। अब साइंस पढ़ने के बाद हमें कंपल्सरी होता है कि हमें यही सब्जेक्ट पढ़ने होंगे, चाहे मेरी इसमें चॉइस हो या नहीं। मान लीजिए जैसे कि मैं अपनी बात करूं तो मुझे 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, मैंने फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स, ये मेरे कॉलेज सब्जेक्ट है। अब मान लीजिए मुझे केमिस्ट्री नहीं पढ़नी थी या मैथ्स नहीं पढ़नी थी, और मैं चाहता था कि मुझे मिल जाए ज्योग्राफी या इकोनॉमिक्स मिल जाए ताकि मैं उसमें अच्छा काम कर पाऊं, तो मुझे ऑप्शन नहीं मिलती। तो सरकार ने कुछ ऐसा कर दिया है कि बच्चा ये 3 स्ट्रीम में ना जाकर अपनी चॉइस के सब्जेक्ट सेलेक्ट कर दे। जैसे कि मैं चाहूं तो मैथ्स ले सकता हूं, कॉमर्स ले सकता हूं, साथ में हिस्ट्री ले सकता हूं।
यहाँ पे कोई स्ट्रीम ना रखकर हम लोगों ने कॉमन उसकी चॉइस के अकॉर्डिंग सब्जेक्ट को रख लिया। इससे बच्चा अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग स्टडी कर पाएगा और बहुत बेटर वे पे अपना रिजल्ट दे पाएगा। नई शिक्षा नीति में पहला प्रावधान ये था। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट निकल के आया, जैसे कि हम लोग जब कॉलेज में एंट्री करते हैं तो हमारी डिग्री होती है 3 साल की। अगर हम लोग 1 साल की डिग्री ले लेते हैं, उसके बाद किसी भी कारण से मैं कॉलेज ड्रॉप कर देता हूँ, तो मुझे उसका कोई प्रॉफिट नहीं होता था और हमारा वो साल बर्बाद होता था। तो उसके लिए सरकार ने यह किया कि अगर मान लीजिए कोई व्यक्ति 1 साल कॉलेज करने के बाद किसी भी कारणवश अपना कॉलेज छोड़ देता है, तो उसे वहां पर हम सर्टिफिकेट प्रोवाइड कर देंगे, जिस कारण आगे चलकर वह उसी सर्टिफिकेट का इस्तेमाल करके अपनी पढ़ाई आगे को जारी कर सकता है कि हमने 1 साल पहले पढ़ लिया था, 1 साल गैप करने के बाद दोबारा वहीं से पढ़ाई अपनी स्टार्ट कर सकता हूं। अगर आपने 2 साल पूरा करने के बाद किसी भी कारणवश एजुकेशन छोड़ दी, तो आपको मिल जाएगा एक डिप्लोमा, ताकि मैं बाद में पढ़ाई स्टडी कर पाऊं। और अगर जब मैं 3 साल की पढ़ाई पूरी कर लूंगा, तो मुझे वहां पे एक डिग्री प्रोवाइड हो जाएगी। तो सरकार की जो नीतियां थी, वहां पे शिक्षा के स्तर में बहुत सारे परिवर्तन करने के लिए शिक्षा नीति को इस प्रकार से बनाया जा रहा है, जहां पे टीचर से लेकर स्टूडेंट तक की शिक्षा को पूरी तरीके से हर स्तर पर जितने सुधार हो सकते हैं पॉसिबल, उसको किया जाएगा। जैसे कि हम लोगों ने इस स्तर में रखा है कि 2030 तक हम शिक्षा के स्तर में इतना अच्छा सुधार कर पाए कि बच्चा कंप्यूटर की हर लैंग्वेज, कंप्यूटर में होने वाले सारे कार्य और अपने मेंटल स्ट्रेंथ को इतना ज्यादा विकसित कर पाए कि वो इस फील्ड में जितना आगे जा सके उतना अच्छा है। इसके लिए सबसे पहले हम लोगों ने किया कि क्लास 6 में आपको कभी भी देखते होंगे, बच्चा इंटर पास करने के बाद किसी भी प्रोफेशनल कोर्स में जाता है, बट उसके सामने दिक्कत क्या आती है। जैसे कि मैंने जब इंटर पास किया, उसके बाद हम सोचते हैं कि हम किस फील्ड में जाएं, क्योंकि हमें उस फील्ड की नॉलेज नहीं होती है, हमें बस किताबी ज्ञान होता है जो हम लोगों ने इंटर तक पढ़ा होता है। इसके लिए सरकार ने नई पॉइंट रखा है कि क्लास 6 के साथ बच्चे की चॉइस के अकॉर्डिंग एक प्रोफेशनल कोर्स रखा जाए। जैसे कि आजकल आप देख रहे होंगे, बच्चों को आईटीआई के बारे में नॉलेज देना स्टार्ट कर दिया गया है। ये 2023 से जब हमारी नई शिक्षा नीति लागू हो जाएगी, उसके साथ हर बच्चे के लिए कंपल्सरी होगा कि वो क्लास 6 के साथ एक प्रोफेशनल कोर्स ले, ताकि जब तक वो इंटर पास करे वो उस फील्ड में एक प्रोफेशनल नॉलेज रख पाए, जिससे वो अपने फील्ड में और क्षेत्र में काफी ज्यादा आगे बढ़ सके। मैंने यहाँ पे शिक्षा नीति के कुछ पॉइंट जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए और आपके बच्चों की चॉइस के लिए, वो आप लोगों के सामने रखी। बातें और भी बहुत सारी शिक्षा नीति के अंदर, पर आप लोग सुन के बोर हो जाएंगे और आपके साथ किसी काम की नहीं होगी बातें, क्योंकि वो ज्यादातर शिक्षकों के काम की चीजें हैं जो शिक्षक अपनी एजुकेशन को आगे बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जितनी चीजें आपके काम की थी यहाँ पर, जिसके बारे में मैं आपको बता सकता था, वो मैंने आपके सामने रखी। इसी के साथ मैं बातें समाप्त करता हूँ। आप सभी का सुनने के लिए धन्यवाद। ना करें, विशेष तौर पर फेयर कॉपी और सब्जी के लिए सूखी सब्जियां रखें, जंक फूड बिल्कुल ना रखें। कुछ अभिभावक रखते हैं मैगी और बिस्किट भी रख देते हैं, मैक्रोनी रख देते हैं। ऐसी चीजें, जब गर्मी के दिन आ रहे हैं तो हमारे बच्चों को नुकसान है इससे, आप सभी लोग समझदार हैं। तो अभी तक के हमारे पास 2 विषय बिंदु आ चुके हैं अभी तक के, नई शिक्षा नीति और विद्यालय से संबंधित जो पठन पाठन है, ये व्यवस्था है, ये सभी बातें आ चुकी है। आप सभी से मेरा अनुरोध है कि आप सबके पास कोरोना काल के बाद बहुत लंबे समय के बाद आज मौका मिला आपको कुछ कहने का, तो अगर आपके मन में या आपके पास कोई सुझाव है, शिकायत है, तो आप कृपया करके अभी वार्ता कर सकते हैं। आप सभी के पास अभी मौका है, क्योंकि आज हम बहुत लंबे समय के बाद मिल रहे हैं। तो आपके मन में किसी के पास भी कोई सुझाव हो या फिर शिकायत हो, आप बोल सकते हैं अभी, कोई भी हो, किसी को कुछ बोलना है अपने बच्चे से संबंधित, व्यवस्था से संबंधित, अभी तक के जो 2 बिंदु आ चुके हैं उन पे, नई शिक्षा नीति और पठन पाठन विद्यालय से संबंधित। किसी को कुछ नहीं बोलना है ना, हम आगे बढ़े। इसी के साथ कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए मैं यहाँ पे हमारे अभिभावक अतिथि के रूप में आए हुए यहाँ पे पंचायत हैं, लावण्या पांडे के पिताश्री को यहाँ पे आमंत्रित करती हूँ कि वो मंच पर आए और अपने आदरणीय प्रधानाचार्य जी, मेरे सभी अभिभावक बंधु और भगिनियाँ और मेरे समस्त स्टाफ,
आप सभी का मैं यहाँ पर ये जो 2022 और 23 का ये जो नया सत्र है, इसमें मैं आज इसके सत्र शुभारंभ में आपके इस पहले अभिभावक सम्मेलन में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। अभी इससे पहले हमने नई शिक्षा नीति के बारे में प्रमोद सर से कुछ बातें सुनना भी जरूरी है, क्योंकि नई शिक्षा जो नीति है वो 2023 से सभी विद्यालयों में लागू हो जाएगी। ऐसा हमारे नरेंद्र मोदी जी जो प्रधानमंत्री जी हैं उनका एक लक्ष्य है। और इस शिक्षा नीति में बहुत अच्छी अच्छी बातें हैं बच्चों के विकास, सर्वांगीण विकास के लिए। तो आपका और हमारा बैठना और इस शिक्षा नीति को समझना बहुत ही आवश्यक है, जो भी हमने कुछ बातें यहाँ पे सुनी। साथ में अब मैं यहाँ पे अपना विषय रखने जा रही हूँ। मेरा विषय है विद्यालय में कोरोना काल से पहले का पठन पाठन और अभी का पठन पाठन, साथ में पाठ्य सामग्री, पुस्तक, किताबें, कॉपियाँ इत्यादि की व्यवस्था। तो मैं अपना इससे पहले आपने देखा 2 वर्ष हम कोरोना काल यानी कि जो एक ये पैंडेमिक था उससे बहुत ज्यादा परेशान थे, सारे विद्यालय बंद थे और बच्चे सब ऑनलाइन माध्यम से शिक्षा से जुड़े हुए थे। तो आप उस 2 वर्ष की शिक्षा और आज अपने बच्चों में हम कुछ डिफरेंस देख रहे हैं। 2 साल पहले हमारे बच्चे कुछ अलग थे और 2 साल बाद हमारे बच्चे कुछ अलग हैं। अलग का कारण क्या है? क्योंकि इस बीच जो कोरोना काल में हम लॉकडाउन में रहे और बच्चों को हमने ऑनलाइन माध्यम से बच्चों को जोड़ा, तो उनके साथ एक जो है नया संबंध बना मोबाइल फोन के साथ। बच्चों का संबंध बन गया मोबाइल फोन के साथ, क्योंकि आपको बताया कि 2 साल पहले हम बच्चों को फोन छूने भी नहीं दिया करते थे और बच्चे फोन के बारे में उनकी जानकारी रखते भी नहीं थे। लेकिन अब परिस्थिति के अनुसार हमारा अनिवार्य हो गया उन्हें फोन देना, तो हमने उन्हें फोन दिया। तो अब कुछ उनमें बहुत सारे चेंजेस आए हैं। क्या चेंजेस आए हैं? बच्चा थोड़ा सा जो पहले सामूहिक गेम खेलता था, आस पड़ोस में दिखाई देता था, उसने फोन पकड़ लिया और वो मोबाइल में गेमिंग में लग गया है। वो बच्चों से छिपा हुआ एक गेम में वो लग गया है। दूसरा, उसको ऑनलाइन पढ़ना है, वो थोड़ा पढ़ता है और थोड़ा फिर गेम में लग जाता है, कई तरह के मोबाइल फोन के यूज के साथ। क्योंकि बच्चे छोटे होते हैं, अभी उनको इतना नॉलेज नहीं है। ये फोन 10th के बाद 11th 12th के बाद बच्चों को समझ में आ जाती है कि फोन से हमने कई तरह की अच्छी पढ़ाई करनी है। कुछ सालों से सरकार का नियम आ गया है कि NCERT की किताबें ही सब जगह पढ़ाई जाएंगी, चाहे प्राइवेट स्कूल हो चाहे सरकारी स्कूल हो। तो कहने का मतलब ये है कि जो पढ़ाई यहाँ हो रही है वही हल्द्वानी में, रुद्रपुर में, देहरादून में या दिल्ली में भी हो रही है। अलग क्या है? क्यों भैया आप यहाँ से वहाँ बाहर जा रहे हैं? नौकरी यहाँ करते हैं, कारोबार यहाँ है, बच्चे वहाँ हैं, सुबह वहाँ से यहाँ आ रहे हैं नौकरी करने, टीचर लोग, तो सरकारी टीचर है या और डिपार्टमेंट के जो लोग हैं। इतना ज़्यादा परेशान क्यों हुए? सुबह शाम भाग रहे हैं, दौड़ रहे हैं, टिफिन अपना लिए बना रहे हैं, बच्चों के लिए बना रहे हैं। कारण क्या है कि शिक्षा के साथ साथ आजकल कुछ और कहना चाहिए क्रियाकलापों की जरूरत भी बच्चों के लिए लग रहा कि जरूरी है। जैसे हो सकता है मेरी इसके यहाँ लोग होंगे कुछ जिन्होंने पढ़ा होगा, कक्षा 4-5 तक की जो किताबें हुआ करती थी उसमें विज्ञान आओ करके सीखे करके एक हुआ करता था। आप लोगों ने कुछ लोगों ने पढ़ा होगा तो वो चीज सरल कर पड़ी होगी पक्का। तो वो बहुत अच्छा प्रयोग हुआ करता था। कोई चीज बच्चे को समझाई, उसके बाद चलो आप प्रयोग करें, ठीक है। तो उदाहरण को तो मुझे ध्यान भी नहीं है, सर बता लेंगे सीधा से सर, क्योंकि जुड़े हुए हैं अध्यापन के कार्य से। तो वो चीजें विलुप्त हो रही हैं, बच्चों को केवल किताबी ज्ञान दिया जा रहा है। तो मैं चाहूंगा सर को थोड़ा सा अधिक अगर मेरे साथ पिछले बार भी ये रखा था बिंदु अपना कि किताबों के अलावा एक पीरियड आप ऐसा रखिए जिसमें बच्चा एक्स्ट्रा क्रियाकलाप कर सके। जरूरी नहीं कि 8 के 8 पीरियड बच्चे को झोंक देना पढ़ाई में। हमने बच्चे को आइसक्रीम नहीं बना देना। आइसक्रीम नाम सुना आप लोगों ने? वैज्ञानिक तो बहुत पढ़े, केवल कक्षा 4 तक पढ़े थे, स्कूल नहीं गए। तो इतना बड़ा वैज्ञानिक बनने के लिए बहुत ज्यादा बड़ा स्कूल जाने की जरूरत नहीं है, आपको सामान्य ज्ञान की जरूरत होती है, आपको हमको या बच्चों को। तो मैंने पहले भी कहा था, मैं आज फिर दोहरा रहा हूँ, एक विषय तो कम से कम संगीत का, नृत्य का रखिए, क्योंकि केवल पढ़ाई से पूरा नहीं हो रहा आजकल। अभिभावक बाहर जा रहे हैं,
ये मेरी पिछली बार भी शिकायत थी, पिछले बार भी कोरोना आ गया 2 साल तो सब डिस्टर्ब ही रहा। मैं कहना चाहूँगा कि कहीं को अगर लिखना है, कोई लेटर लिखना है तो बताइए, कहीं कुछ बोलना है कि आपको टीचर चाहिए, अगर नहीं मिल पा रहे हैं तो हम लोग बोलते हैं आगे कि हमें टीचर दीजिए। संगीत है, कराटे है, नृत्य है, कथक, सब बच्चे सीख रहे हैं आजकल, ठीक है। खेल में है, एक विषय मैं कह रहा हूँ, जब तक आपका संगीत की इच्छा नहीं आती है, आप एक विषय कक्षा को 8वां विषय, जब बच्चे थक चुके होते दिन भर पढ़ रहे, एक विषय अंतराक्षरी क्यों नहीं रखते थे? हम लोग करते जब पढ़ते थे 7-8 में, लेकिन हमारे टीचर ने साफ हिदायत दी थी फिल्मी गाने नहीं होंगे। पुरानी क्लासों की कविताएं जो याद है, वो जिस क्लास में बच्चा पढ़ रहा है उसकी कविताएं या ये संस्कृत के श्लोक, हम लोग तो कक्षा 6 से पढ़ते थे संस्कृत। आपको बच्चा कक्षा 1 कक्षा 7 संस्कृत शुरू, 2 से 3 से कौन सी क्लास से शुरू है? 2 से। तो यानी कि कक्षा 6 में आने तो बच्चा 4 साल पढ़ चुका होता है संस्कृत, उसको कुछ ना संस्कृत इसको याद होनी चाहिए। कुछ संस्कृत के श्लोक सुनाए, वो अपनी कविताएं सुनाए, लोकगीत सुनाए। तो देखो पढ़ाई बहुत ज्यादा पढ़ाना भी नीरस बना देता है माहौल को, जो मुझे लगता है। बाकी तो क्या टीचर लोग आप लोग इतने साल से पढ़ा रहे हैं और जानकार है इस मामले के, मैं तो मेरा तो कारोबारी अलग है, लेकिन फिर भी जो मैंने अनुभव किया तो मैं ये चाहूँगा, मेरी हमेशा से ये शिकायत रही है या कहो मेरा ये सुझाव रहा है कि इसको करा जाए। बहुत ज्यादा सब्जेक्ट पढ़ने की जरूरत नहीं है, हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञानी का भी कक्षा तक बहुत ज्यादा समझ संस्कृत कर लो। मगर जो हमारे पूर्वज या जो भी अभी आजकल सब्जेक्ट नए हैं, उनको मौखिक ही रखो, जरूरत ही नहीं लिखने की बच्चों को लिखाने की। मौखिक को उन्हें पता होना चाहिए हमारे पूर्वज कौन थे, ताकि उनसे प्रेरणा ले सके, उसको रट्टा मारने की जरूरत नहीं है। जो मेरा अनुभव कहता है, बाकी तो शिक्षा नीति कैसी है, क्या है, कैसे पढ़ाना है, वो आप जानते हैं। तो बस यही मेरे बिंदु रहे हमेशा से। बाकी अगर आप लोगों को कुछ कहना है रखिए। धन्यवाद।